शुरू करते हैं। आप सभी लोगों ने हमें व्हाट्सएप में भेजा था लिख करके, सभी लोगों ने भेजी थी। ठीक है, तो एक बार उसे ही देख लेते हैं पहले, है ना, वहीं से ही शुरू करते हैं। एक नज़र डाल देते हैं। ज्योति जी ने भेजा है, इन्होंने तो सही भेजा होगा। एक सेकंड। चलिए, इन्होंने कहा है कि मेष राशि में आपने लिखा है उसका स्वामी मंगल हो। मैं सही पढ़ पा रहा हूँ ज्योति जी? तो स्वामी मंगल कैसे होगा? ये नहीं, ये कौन से भाव में बैठी हुई है आपने बताइए। एक फर्स्ट हाउस में, अच्छा फर्स्ट हाउस में बताइए, ठीक है। तो आप ओके, ठीक है। आपने कहा है कि उसका स्वभाव होगा अहंकारी, साहसी, जिद्दी और अपने कार्यों को पूर्ण करने की जिद वाला, ठीक है। सेकंड हाउस में अगर वृष राशि हो तो अपने परिवार के लिए परिश्रमी, स्वार्थी होते हैं, बुद्धिमत्ता से अपना कार्य करते हैं, ठीक है। कार्य इन द सेंस, कार्य मतलब परिवार के लिए, ओके, ठीक है। मिथुन राशि में आपने कहा बुध बैठा हो, तो आपने मालिक बैठा दिया इनके, है ना, सबके। अच्छा, स्वामी का नाम लिख दिया, ठीक है। ओके 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 ओके। तो मिथुन राशि अगर थर्ड हाउस में हो तो नई चीज़ों का सृजन करना, द्विज स्वभाव की वजह से इन्हें समझना मुश्किल नहीं है। इसमें आपको एक और चीज़ करनी है कि इसे थर्ड हाउस से कनेक्ट भी करना है ना, थर्ड हाउस के अकॉर्डिंग चीज़ें लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग ध्यान रखिए। मतलब आपने बिल्कुल सही लिखा है, मिथुन राशि का तो आपने लिख दिया, लेकिन इसमें थर्ड हाउस पर अप्लाई होनी है ये चीज़ें, ठीक है। आपने लिखा है चौथे में कर्क, ये अति प्रेमी, विश्वास योग्य और परवाह करने वाले, गृह सुख, वाहन सुख, हाँ ये आपने लिखा ना, घर का सुख, वाहन सुख को प्राप्त करने के लिए उत्सुक और मानसिक स्थिति अच्छी होती है, ये ठीक है। और हम देखते हैं अनुराधा जी ने लिखा है 11वें भाव में वृषभ राशि हो, भौतिक सुख सुविधाओं से और आमदनी से प्रेम, मित्रों से लाभ प्राप्त करते हैं, प्रैक्टिकल और स्थिर होते हैं, वेरी गुड। मेष राशि दशम भाव में हो, ऊर्जावान, साहसी, जिद्दी, जल्दी नियंत्रित होने वाले और अपने कार्य में मेहनती, सही हो गया। विकास जी ने लिखा है अम्बाला वालों ने कि मेष राशि का स्वामी, ठीक है, फर्स्ट हाउस में होगा कर्क। मैं सही पढ़ रहा हूँ? आपने लिखा है कि पहले हाउस में अगर कर्क राशि हो, ठीक है, जातक गुस्से वाला होगा, ओके, अहंकारी और आत्मविश्वासी होता है, सिर से संबंधित परेशानी होती है, ठीक है। कर्क राशि वाले गुस्से वाले होते हैं, है ना, कम होते हैं गुस्से वाले। कर्क राशि का स्वभाव ज़्यादा गुस्से वाला नहीं होता, ठीक है। और इसे हम लोग ना, फिर मैं कहूँगा हम लोग डिस्कशन के मोड में है, हमें यही सीखना है कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और कहाँ कहाँ में ठीक कर रहे हैं। कर्क राशि का स्वभाव कोई बताएगा मुझे कैसा होता है? अनुराधा जी बताएंगी आप? अनुराधा जी हैं हमारे साथ? ज्योति जी, कर्क राशि का स्वभाव बताइए क्या होता है? ठीक है, सॉफ्ट होता है, हाँ। और मैंने कहा था कि केकड़ा है ना, केकड़ा तो चौकन्ना रहता है, अवसरवादी होता है ना,
कलात्मक होते हैं, संवेदनशील होते हैं, गुस्से वाले नहीं होते, इमोशनल होते हैं, है ना। अहंकार भी इनके अंदर, अगर अहंकारी भी होंगे तो ये उसे शो नहीं करते, अंदर रखते हैं, मन में रखते हैं, ठीक है। दूसरा आपने लिखा है सेकंड हाउस में वृषभ राशि का जातक हो, धन की स्थिति मजबूत होती है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। पारिवारिक सुख मिलता है बिल्कुल। गले से संबंधित रोग होता है, ऐसा मतलब बिल्कुल, अगर राशि खराब होगी तो रोग होगा, है ना। ये भी ध्यान रखना है कि अगर सेकंड हाउस में वृष राशि है और अच्छी सिचुएशन में तो रोग नहीं होगा, है ना। सब लोग समझेंगे। एक मिड लाइन होती है ना, बीच की लाइन होती है, जीरो वाली है, जीरो से नीचे माइनस में, ऊपर प्लस में। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के सेकंड हाउस में वृष राशि है, ठीक है, दूसरे भाव में वृष राशि, तो ये क्या हो गया, ये मिड लाइन पर आ गई बात, बीच की लाइन पर है। अब उसके परिणाम, उसके फल बिल्कुल न्यूट्रल फल होंगे, एवरेज फल होंगे। अगर वृष राशि में शुक्र का शत्रु कौन है, ज्योतिष जी बताइए। शुक्र का शत्रु कौन है? गुरु है। तो वहां पर बृहस्पति बैठ जाए तो माइनस में चली जाएगी बात, है ना, तो खराब परिणाम होंगे। वहीं अगर शुक्र के साथ बुध बैठ जाए, बुध मित्र है ना, तो अच्छे परिणाम होंगे। तो कुल मिलाकर के चाहे वो रोग में अभी हो, गला, अगर बुध बैठ जाए, शनि बैठ जाए तो अच्छा हो जाएगा। वहीं पर शुक्र के साथ सूर्य बैठ जाए तो खराब हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जो है वो शत्रु है। ये लोग हम पढ़ेंगे कि कौन शत्रु मित्र होता है। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि रोग ही होगा, तो अच्छा भी हो सकता है अगर सिचुएशन अच्छी हो, बट वो रिप्रेजेंट गले को कर रहा है। ये आपने अच्छा पकड़ा कि वो गले को रिप्रेजेंट करेगा, जो भी कुछ होगा गले से संबंधित होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं, सेतु जी ने भेजा है, इन्होंने लिखा है दूसरे हाउस में फर्स्ट राशि, मेष राशि सेकंड हाउस में। ये पर्सन मनी को लेकर के प्रैक्टिकल होगा, वेरी गुड, बिल्कुल। खान पान से उसको पित्त हो सकता है, पित्त अधिक हो सकता है अगर वो खान पान में अनियमितता रखे, है ना, खान पान में अनियमितता रखे तो पित्त विकार हो सकता है, वेरी गुड। सेकंड थर्ड हाउस में वृष राशि, टॉरस, ठीक है। नहीं, अभी आपको ना नीच और उच्च में नहीं जाना, क्योंकि अभी आपने सीखा ही नहीं है नीच और उच्च क्या होगा। नैसर्गिक प्रभाव, नेचर क्या है, बेसिक नेचर क्या है, बेसिक नेचर समझना क्या हुआ। तो आपने लिखा छोटे भाई बहनों का प्यार नहीं मिलता। इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं कि अगर सेकंड हाउस में, सॉरी थर्ड हाउस में वृष राशि हो, ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों के प्रति बहुत इमोशनल रहता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि वो स्त्री राशि है ना, भाई बहनों को लेकर के इमोशनल रहता है। सम्मान कमाने में दिक्कत आती होगी, बट सम्मान देखते हैं हम थर्ड हाउस से। सम्मान शायद हम नहीं देखते, हम देखते साहस। हाँ, तो बहुत साहसी नहीं होता है, थोड़ा सा नर्म स्वभाव का होता है, बहुत कठोर स्वभाव का नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है कोई नहीं, दो काफी है, हम लोग समझ रहे हैं बस कि हमें कैसे काम करना है। आपको दूसरों की भी राशियों पे ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि मेरा हो गया तो बस, दूसरे से भी सीखना है। अखिल ने कहा है कि 12th हाउस में मेष राशि हो तो जातक बहुत खर्चे करने वाला होता है, अर्थात व्यर्थ खर्चे करता है। बिल्कुल सही है, मेष राशि क्योंकि जिद की राशि है ना, ज़्यादा विचारवान नहीं है तो खर्चे करता है। और लोक व्यवहार में व्यवहार कुशल नहीं होता है,
अनैतिक आचरण करने वाला होता है, ये भी कहीं कहीं किसी ना किसी स्तर तक ठीक है, क्योंकि अहंकारी है, अग्नि तत्व वाला है, गर्म स्वभाव का है, जिद्दी है, हठी है, तो कहीं ना कहीं होगा। ओके, धनु राशि पंचम भाव में, ठीक है। अपनी संतानों के प्रति उदार और मददगार, ठीक है, बहुत अच्छा। न्याय प्रिय भी होता है। अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार और अनुशासन का पालन करने वाला, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। पढ़ाई के प्रति समर्पित भी होता है ना, तो ये अच्छा किया। आज का सबसे अच्छा फलादेश अखिल जी का था, ठीक है। आपका भी अच्छा था, सबका सबसे ज़्यादा पर टॉप किया उन्होंने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हमने सीखा है 2 चीज़ें, आपके फलादेश से आपने 2 चीज़ें सीखी हैं। क्या? एक तो जब हम कभी भी, आप ट्रेनिंग हो, प्रशिक्षु हो, आप किसी चीज़ को सीख रहे हो, हमेशा जब आप इसे क्या कहेंगे, आप ट्रायल दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, आपको उतना ही सैंपल यूज़ करना है जितना अभी तक आपके पास आया है। समझ रहे हैं? उससे आगे जाना ही नहीं है। जितना हमने पढ़ा है सिर्फ उतने को यूज़ करके बनाना है। अगर मैंने आपको 4 एलिमेंट दिए हैं ना, तो उन 4 को ही यूज़ करके आपको बनाना है। जी अनुराधा जी, हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, शुरू कर दी। दूसरा, आप ज्योतिष में ब्लैक एंड वाइट मार्क करने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा लिखने की कोशिश करें, है ना। हो सकता है वाली सिचुएशन में जाना नहीं है, ठीक है। हो सकता है वाली सिचुएशन में नहीं जाना है ना। सकता है तो उसे भी पता है जो आपके पास आया। हम लोग ये हमेशा कहते हैं, जो ज्योतिषी ये कहते हैं ना ऐसा हो सकता है, ठीक है, वो ज्योतिषी, वो अच्छे ज्योतिषी नहीं माने जाते, है ना। सकता है तो जो आपके पास पूछना है उसे पहले से पता था, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आपको तो ये बताना है क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। बहुत एकदम कट टू कट आंसर देने, और इसका प्रयास, इसका अभ्यास कहाँ करना है? यहाँ करना है, जब हम टेस्ट करते हैं, है ना। यहाँ से हम सीखने को मिलेगा कि कैसे अभ्यास करना है। मैं आपको आखिरी के 2-3 दिनों में मैं आपको कुंडलियाँ देख करके बताऊँगा कैसे देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और हमने कल कर्क राशि तक कंप्लीट किया था। आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है सभी को? ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि, इसके स्वामी है सूर्य। सिंह के स्वामी कौन है? सूर्य है। और ये पूर्व दिशा की स्वामिनी है, ईस्ट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक हो गया। ईस्ट को रिप्रेजेंट करने वाली एक और राशि है, बताएंगे आप में से कौन है? मेष, ठीक है। और सिंह भी है ना। तो ये दोनों राशियां ईस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। ईस्ट का आप समझ गए ना, ईस्ट का क्या देखना है। जब दिशा से संबंधित प्रश्न आएंगे तो दिशा को देख लेना है ना। अच्छा, दूसरा, ये पुरुष जाति की है। पुरुष है कि स्त्री है? एक बार काउंट करके बताओ मुझे। पुरुष जाति की राशि है। इसका पिंगल वर्ण है। पिंगल जानते हैं कैसा रंग होता है? बताइए, किसको पता है अपने से पिंगल कैसा है? पीला। एग्जैक्ट पीला नहीं होता, है ना। पिंगल वर्ण बोलते हैं कि थोड़ा सा पीला या तो डार्क पीला हो, है ना, उसे पिंगल, हाँ उस तरह का पिंगल बोलते हैं, ठीक है। चित का बड़ा सा पीला हो, उस तरह का पिंगल वर्ण होता है। तो पीले रंग की राशि है, पिंगल वर्ण की राशि है। पीले येलो शेड में कपड़े पहनेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। चलिए, और ये चर है, स्थिर है या द्वि स्वभाव है, बताइए।
स्थिर। कैसे, एक बार बताएंगे मुझे, काउंट करके बताइए। स्थिर ही है, ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, कॉन्फिडेंट होकर के बोलिए, है ना। नहीं, आपको बिल्कुल भी दूसरा लॉजिक नहीं लगाना, है ना। ये मैं जो जो चीज़ें आपके काम आने वाली है उससे मैं बिल्कुल टोकूंगा, है ना। ज्योतिष में अपना लॉजिक बिल्कुल नहीं लगाना। एक अच्छे ज्योतिषी की पहचान ये होती है कि सिर्फ और सिर्फ वो मैकेनिज्म पे काम करता है, बस एल्गोरिदम पे काम करता है। जहां आपने अपना लगाना शुरू किया वहां पर परिणाम और जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ानी शुरू हो जाएगी। कई बार तो आपके पक्ष में आएगी, कई बार गलत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको, और मैं फिर कहूँगा कि एक अच्छे ज्योतिषी की पहचान ये होती है कि जो ब्लैक एंड वाइट कर दे, जिसके पास सोर्स हो। जब आप किसी को कोई बात कहें ना, और आपको ये पता हो कि मैं किस ग्रंथ से, किस पैरा से ये बोल रहा हूँ, इसका सोर्स क्या है इस बात को बोलने का, ठीक है। मान लीजिए हमारे से कोई पूछता है, कई बार आप कह रहे हैं कि सिंह लग्न का जातक कैसा होता है, कैसे, तो हम लघु पराशरी को कोट कर देते हैं, हमने पढ़ रखी है कि वहाँ लिखा हुआ है ऐसा, चतुर्विलग्नात् हिबुकाच्च वृद्धि, प्रश्न लगन में वहाँ पे काम करेगा। तो आपके पास जो भी रूल्स हैं, आप रूल्स को पूरे तरीके से फॉलो करोगे, फलादेश ही एकदम सटीक आएगा। तो क्या है, स्थिर राशि है। इसके बाद इसकी वायु प्रकृति है। इसका तत्व कौन सा है, वायु तत्व है। वायु तत्व होने का मतलब क्या हुआ, नहीं सॉरी, अच्छा हम कन्या का फलादेश कर दिया हमने गलती से, सॉरी, मैं दोबारा से ठीक करेंगे। पुरुष जाति है, यही बताया था। पिंगल वर्ण नहीं है, पीला वर्ण है, ठीक है। वो कन्या का था, वो गलती से कन्या का पढ़ा गया। पीला वर्ण है। उसके बाद इसका क्षत्रिय वर्ण है। चारों वर्णों में से इसका वर्ण क्या है, क्षत्रिय वर्ण है। तो साहसी है, रूलिंग करने वाली है, नेतृत्व की क्षमता है, ठीक है, और थोड़ी सी जिद्दी और अड़ियल है, इस तरह की राशि। उसके बाद आगे बढ़े तो पित्त प्रकृति है, पित्त की प्रकृति है इस राशि की। अग्नि तत्व है, गर्म स्वभाव है, ठीक है, पुष्ट शरीर वाली है, मजबूत शरीर वाली है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यात्रा प्रिय है। ये सारी चीज़ें वैसे बाद में भी आप पढ़ोगे तो ये छोटी चीज़ें हैं। यात्रा प्रिय है। और इसका स्वभाव कैसा है ये समझिएगा। तो इसके स्वभाव के बारे में कहा गया कि इसका स्वभाव मेष राशि के जैसा है। कैसा है, मेष राशि के जैसा है। लेकिन इसमें बस एक ही चेंज होता है कि ये थोड़ी उदार होती है। मेष राशि उदार नहीं होती, वो स्ट्रिक्ट है। ये थोड़ी सी उदार है, थोड़ी फ्लेक्सिबल है। और दूसरा, इसमें स्वतंत्रता प्रिय है। ये क्या है, स्वतंत्रता प्रिय है। राजा में और सेनापति में एक अंतर होता है कि सेनापति ज़्यादा आज़ादी नहीं देता, उसके यहाँ नियम जो हैं वो प्रायोरिटी होते हैं, अनुशासन प्रायोरिटी रहता है। लेकिन सिंह में थोड़ी सी आपको लिबर्टी मिल जाती है, थोड़ी सी स्वतंत्रता, थोड़ी सी आज़ादी आपको मिल जाती है। और इससे किसका विचार किया जाता है, हृदय का, हार्ट का विचार किया जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति के चार्ट में, किसी व्यक्ति की कुंडली में उसकी सिंह राशि खराब हो, सिंह राशि पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्ति को आप हार्ट की समस्या बता सकते हैं या उन्हें परामर्श दे सकते हैं कि आप अपने हार्ट का चेकअप कराइए और यदि कोई समस्या हो तो उसे गंभीरता से लीजिए। ठीक हो गया। तो सिंह राशि के बारे में क्लियर हो गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध,
कन्या राशि के स्वामी है बुध। ये दक्षिण दिशा की स्वामिनी है। किसे रूल करती है? साउथ को रूल करती है। और क्या है? स्त्री है कि पुरुष है बताइए? स्त्री राशि है। तो स्त्री राशि होने के कारण ये प्रैक्टिकल हुई कि इमोशनल हुई? कौन बताएगा? गर्वित जी? इमोशनल। जी संदीप जी, इमोशनल राशि है। कन्या राशि के जातक आपको इमोशनल मिलेंगे, वृष राशि के जातक आपको इमोशनल मिलेंगे, है ना। कर्क राशि के जातक आपको इमोशनल मिलेंगे, ऐसा होता है। और क्या है? पिंगल वर्ण है जैसे बताया था, ठीक है, कन्या राशि का। और द्विस्वभाव की राशि है। यह स्थिर है, बताइए, चर है, स्थिर है कि द्विस्वभाव है? दोनों स्वभाव की राशि है, ठीक है। तो कन्या राशि के जातकों में आपको दोनों स्वभाव मिलेंगे। कभी ये लोग बड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कभी बहुत स्थिर हो जाते हैं, ठहराव आ जाता है जीवन में। कभी ये चंचल और चलायमान हो जाते हैं। आप में से किसकी है कन्या राशि? है किसी की? नहीं है। इसके बाद वायु की प्रकृति है इसकी, वायु एलिमेंट है, एयर एलिमेंट को कैरी करती है। एयर का मतलब क्या हुआ? चलने वाली है। और एयर से एक और चीज देखी जाती है, ऐसे व्यक्तियों को आप बातों से प्रसन्न कर सकते हो। ऐसे लोग बातों से प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे आम भाषा में कहते हैं ना, हवा भर देना। ऐसे व्यक्ति हवा में थोड़ी सी हवा भर दो तो फूल जाते हैं, ठीक है। तो वायु एलिमेंट है इसका। मेरी एक इच्छा है कि मैं 5 एलिमेंट पर एक वेबिनार करूंगा। बस उसमें 2 घंटे 5 एलिमेंट पर चर्चा करेंगे, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और इससे आपको इतना सीखने को मिलेगा। राशियों के बजाय हम ग्रहों पे बात करेंगे। इतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा कि सिर्फ तत्वों पर आप फलादेश कर दोगे। आपने किसी का ग्रह देखा, फर्स्ट हाउस में एक ग्रह है, आप उसके बारे में 10 चीज़ें ऐसी बता दोगे कि वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। सिर्फ तत्वों पर। तत्व इतने प्रधान होते हैं, क्योंकि आपको पता हो शायद हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। जिस तत्व की अधिकता रहती है वैसा स्वभाव हमारा हो जाता है, ठीक है। तो इसका वायु एलिमेंट है। और क्या है? क्रूर स्वभाव की है, क्रूर स्वभाव की है। नहीं रुकिए एक मिनट, आज क्या हो रहा है? आज हमारा मिक्स हो जा रहा है। क्या बताया था हमने? कौन सा तत्व बताया था इसका? कन्या की बात कर रहे थे ना। ठीक है, ये क्रूर स्वभाव काट दीजिएगा बस। इसका स्वभाव कैसा है? इसका स्वभाव है मिथुन राशि के जैसा। कैसा है स्वभाव? मिथुन राशि के जैसा। लेकिन कुछ चीजें अलग हैं, जैसे कि ये अपनी उन्नति, अपनी सेल्फ की उन्नति और अपने सम्मान पर विशेष रूप से ध्यान देती है। ऐसी राशि के जातक क्या करते हैं? अपनी उन्नति पर और अपने सम्मान पर विशेष ध्यान देते हैं। मतलब इनका जो पहला फोकस होता है किसी काम को लेकर के, उसमें ये देखते हैं कि इसमें मुझे क्या प्राप्त होगा, इसमें मेरी लाइफ में क्या बेटर होगा, मेरी लाइफ में क्या अच्छा चेंज आएगा, मुझे क्या मिलेगा। दूसरा, क्या मुझे इसमें क्रेडिट मिलेगा, क्या मुझे इसमें सम्मान प्राप्त होगा। तब जा कर के ये किसी कार्य में, किसी वर्क में अपना एफर्ट डालते हैं, ठीक है। तो कन्या राशि कैसी है? अपने पर ध्यान देने वाली है। और इससे पेट का विचार किया जाता है। इससे किसका विचार करते हैं? पेट का विचार करते हैं।
तो हम लोगों ने 2 राशि पढ़ी हैं, एक सिंह एक कन्या। अब आपने ये सुना कि हमने कन्या की बात करी तो उसमें आया कि इसका स्वभाव मिथुन के जैसा है। ऐसा क्यों कहा? पुराने दोनों जो ज्योति जी अनुराधा जी हैं वो नहीं बताएंगी, मैं पूछता हूँ गर्वित जी से। ऐसा आपको, आप अपना व्यू बताइए, ऐसा क्यों कहा होगा ज्योतिष के आचार्यों ने कि भाई ये दोनों एक जैसी हैं? ठीक है, मतलब इनका दोनों का नेचर एक जैसा है ना? ऐसा ही है गर्वित जी, कुछ कुछ चीजें मिल रही हैं इनकी आपस में। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। क्यों मिल रही हैं वो मैं बता देता हूं, ठीक है? क्योंकि इन दोनों के ही जो स्वामी हैं वो कौन है? इन दोनों राशियों के स्वामी कौन है? बुध है। मिथुन और कन्या के स्वामी कौन है? बुध है। अब मैं कुछ लिखवा रहा हूं, उसे नोट करिए, नोट करिएगा सब लोग। लिखिए सिंह, सिंह लिखिए, उसके सामने ऐसे एरो बना करके लिखिए सूर्य। सिंह लिखिए, उसके बाद लिखिए सूर्य, उसके सामने लिख दिया। अब सिंह के नीचे लिखिए कर्क, कर्क के सामने एरो बना करके लिखिए चंद्रमा, ठीक है? फिर कर्क के नीचे लिखिए, एक साथ लिखिए 2 राशियों के नाम, मेष और वृश्चिक। कोई एक व्यक्ति मुझे दिखाएगा कि कैसे लिख रहे हैं आप, उसके सामने लिख लीजिए पहले, फिर दिखाइएगा। मेष वृश्चिक के सामने एरो बना करके लिखिए मंगल। अब लिख करके मुझे दिखाइएगा। हाँ, दोनों को लिख करके उसके सामने मंगल लिख दीजिए। मेष और वृश्चिक को एक साथ लिखना है, ऊपर नीचे नहीं लिखना। मेष कोमा वृश्चिक, ये अखिल जी ने बिल्कुल करेक्ट लिखा है, एक बार देखिए। मेष और वृश्चिक मंगल, ठीक है? इसके बाद इसके नीचे की लाइन में लिखिए आप मिथुन और कन्या, मिथुन कोमा कन्या, और आगे लिखिए बुध। हाँ ठीक है गर्वित जी, लिखिए अब आप आगे। अब मुझे बताइए, आपको कुछ समझ में आ रहा है जो हम लिखवा रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है? हाँ, इनके स्वामी हैं ये। सिंह राशि का स्वामी कौन होता है? सूर्य, ठीक है? कर्क का कौन होता है? चंद्रमा। याद रहेगा आपको, ये याद करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अर्थात इन 2 राशियों के स्वामी जो हैं वो सिंगल राशियों के स्वामी है, मतलब सूर्य केवल एक ही राशि का स्वामी है जो है सिंह, ठीक है? चंद्रमा केवल एक ही राशि का स्वामी है जो है कर्क, ओके? इसके बाद जितने ग्रह हैं वो 2-2 राशियों को ओन करते हैं, वो 2-2 राशियों के स्वामी हैं। मेष वृश्चिक का स्वामी है मंगल, मिथुन और कन्या का स्वामी है बुध, ठीक है? इसके बाद लिखिए 2 राशियां और लिखिए नीचे, धनु और मीन, धनु और मीन। इसके सामने एरो बना करके लिखिए बृहस्पति, सामने लिखिए बृहस्पति। इसके बाद धनु मीन के नीचे लिखिए वृष और तुला,
वृष, तुला। उसके सामने एरो बना करके लिखिए शुक्र। ठीक है, हो गया। फिर वृष और तुला के नीचे लिखिए मकर और कुंभ। मकर, कुंभ। उसके सामने लिखिए शनि। ठीक है, मकर कुंभ के सामने लिखिए शनि। अब आप राशि वाला सेक्शन छोड़ के जो ग्रहों वाला सेक्शन है उसमें आप देखेंगे ये आपका जो सप्ताह होता है उसका सीरियल है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ऐसा ही है। ये सीरियल तो याद हो जाएगा, सीधा सीधा सीरियल है ना। इसके साथ आपको राशियों को याद करना है बस, है ना। राशियां याद होनी चाहिए कि सिंह का स्वामी, मैं बोलूँ सिंह तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए सूर्य। मैं बोलूँ कर्क तो आपके दिमाग में, जी अखिल जी बताइए। आपका माइक म्यूट है। हाँ, नहीं अखिल जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं एक बार म्यूट करके अनम्यूट करता हूँ। अब करिए, आप अनम्यूट करिए। आप किसी और को सुनाई पड़ रही है इनकी आवाज़? नहीं, पहले आ रही थी इनकी आवाज़। आप एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करके देखिए, कट करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए बस। हाँ अभी आई है अखिल जी, बोलिए। ओके, तो हम लोग क्या समझ रहे थे, राशि और राशि का स्वामी। जैसे ही मैं कहूँ वृश्चिक, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए मंगल। मैं कहूँ धनु, दिमाग में आए बृहस्पति। मैं कहूँ मकर कुंभ, दिमाग में आए शनि। ठीक है, इतना आपको याद रहना चाहिए और ये अभ्यास में हो जाएगा। अब एक दो बार देखोगे ना। जी अखिल जी बताइए। हाँ अभी आ गया। देखो उसको आप जब हाई लेवल पे जाएंगे ना तब तो कर सकते हैं, बेसिक तौर पर आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। बेसिक तौर पर आवश्यकता नहीं पड़ती। और आपको ये भी जान करके आश्चर्य होगा, जो प्रारंभिक ज्योतिष है वराह मिहिर में जिसके बारे में बात की, उसमें तो राहु केतु की भी बहुत चर्चा नहीं है ना। नवग्रह हैं लेकिन राहु केतु को भी वो उतना वेटेज नहीं देते, 7 ग्रहों को ज़्यादा देते हैं ना। लेकिन और अच्छा ये भी आप जान लीजिए, राहु और केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती। हम लोग मान लेते हैं, है ना। हाँ हम लोग मान लेते हैं, वो मैं बताऊंगा क्या मानते हैं, उनकी उच्च नीच स्वराशि मानते हैं। बाकी सैद्धांतिक तौर पर राहु केतु की कोई राशि नहीं होती। ठीक है, ऐसा। चलिए, तो हम लोग के क्या समझे हैं कि कौन सी राशि के स्वामी कौन से ग्रह हैं। ठीक है, अब मैंने क्यों आपको कन्या पर आते ही ये बात बताई है। ऐसा मन में आया होगा ना विचार कि भाई कन्या तक हमने क्यों नहीं बताई ये बात तो मैं शुरू में बतानी चाहिए थी। तो आप ध्यान दोगे तो कन्या तक कोई भी राशि रिपीट नहीं हुई, किसी भी ग्रह की राशि रिपीट नहीं होती है। मेष आई मंगल की, वृष आई शुक्र की, उसके बाद मिथुन आई बुध की, कर्क चंद्रमा, सिंह सूर्य, वापस से दोबारा बुध की आई है। ऐसा ही है, बुध की राशि रिपीट हुई है, अभी तक किसी की राशि रिपीट नहीं हुई। हमें यह समझना है, एक आम ज्योतिषी और एक अच्छे ज्योतिषी में अंतर होता है कि मेरे कई सारे मित्र हैं, कई सारे सहकर्मी हैं, कई सारे सहपाठी रहे हैं जो सारी चीज़ों को डिकोड कर लेते थे, पर यहाँ अटक जाते थे कि यार मिथुन भी है, कन्या भी है, दोनों का एक फलादेश है, दोनों का स्वामी एक है, क्या अलग बताएं, है ना। डिफरेंस क्या करें, दिमाग में वही आता है कि बुध, दोनों का स्वामी बुध है तो बुध का स्वभाव होगा दोनों के अंदर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमने कन्या को पढ़ा तब हमने कहा कि इसका बाकी तो मिथुन जैसा है, 2 स्वभाव अलग हैं।
क्या अलग है? कहा कि ये अपने पर ध्यान देती है, स्वार्थी होती है। कन्या राशि के जातक कैसे होते हैं? स्वार्थ भाव वाले होते हैं और अपने सम्मान को प्रायोरिटी पर रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कन्या राशि का व्यक्ति किसी ग्रुप का हिस्सा है, किसी की टीम का हिस्सा है, ठीक है, और उसे ये पता है कि टीम वर्क होगा और इसका क्रेडिट टीम को मिलेगा, कोई कम काम करे ज़्यादा काम करे, है ना, इंडिविजुअल क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो वो उतना ही काम करेगा जितना उसके हिस्से में आया है, वो उससे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएगा। यदि उसको ये पता चल जाए कि तुम जितने एफर्ट लगाओगे, तुम जितना डेडिकेट होकर के काम करोगे, उतना ज़्यादा आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, तो वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा काम करेगा। समझ गए आप? अंतर समझ रहे हो? अपने भी ध्यान दें। मिथुन राशि के जातक ऐसे नहीं होते। मिथुन राशि के जातक थोड़े उदार होते हैं, थोड़े इमोशनल होते हैं। थोड़ा सा आपने उन्हें कहा या आपने उनको भावनात्मक रूप से थोड़ा सा जोड़ दिया तो फिर वो आपके लिए खूब सारा कार्य कर देंगे, ठीक है। तो कन्या और मिथुन में ये अंतर है। ये जब भी आप किसी का फलादेश करो तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, तुला पर बढ़ते हैं। तुला का स्वामी कौन है बताइए? शुक्र, ठीक है, शुक्र स्वामी है। तो पहली बात यही है कि इसका स्वामी शुक्र है और ये पश्चिम दिशा की स्वामिनी है, ये वेस्ट को रूल करती है, ठीक है। जब हम लोग एडवांस लेवल की क्लास लेंगे, मीडियम लेवल की भी नहीं, जब हम लोग एडवांस क्लास में बात करेंगे तब हम बात करेंगे कि दिशाओं से और क्या क्या देखा जाता है। दिशाओं से देखिए, ज्योतिष में ना ये वही है कि जितना गहरा उतरोगे उतना अच्छा मोती मिलेगा। समुद्र में आप जितने गहरे जाते हो उतने बेहतर मोती मिलते हैं। इसके एक एक सूत्र एक एक मोती के जैसा है। आप उस पर जितना काम करोगे, जितना टाइम बिताओगे उसके साथ, आपको उसमें से उतना खजाना मिलना शुरू होगा। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पूरा का पूरा वास्तु सिर्फ दिशाओं पर ही काम करता है। हमारे ज्योतिष का एक छोटा सा हिस्सा है दिशाएं, जो हम एक लाइन में पढ़ रहे हैं कि ये इस दिशा की स्वामिनी है, इस दिशा की स्वामिनी। अनुराधा जी तो वास्तु की एक्सपर्ट हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप वो तो सिर्फ यही देखती हैं कि इस दिशा में मेष राशि है, इस दिशा में वृष राशि है, इस दिशा में कर्क राशि है, उससे ही पूरा का पूरा वास्तु का फलादेश हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारी एक एक लाइन, जब हम इस पर चर्चा करेंगे, जब हम इसे और ज़्यादा गहरे उतरेंगे, इसे समझेंगे, तो हमें इतने सूत्र मिलेंगे फलादेश करने के लिए, आप खड़े खड़े सामने वाले का एक्सरे कर देंगे, ठीक है। तो ये पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। जब हमें दिशा सूचक कोई भी फलादेश करना होगा तो हम इससे पश्चिम दिशा का फलादेश करेंगे। इसकी पुरुष जाति है, पुरुष ही है ना, पुरुष जाति है। वृश्चिक में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा, जब आएगी तो बताएंगे तब। इसका रंग जो है वो श्याम वर्ण है। श्याम समझते आप कैसा होता है? सांवला कह सकते हैं, सांवला कह सकते हैं, डार्कर होता है, डार्क ब्राउन वर्ण है। और क्या है? चर है, स्थिर है कि द्विस्वभाव है बताइए? चर राशि है। तो तुला राशि के जातक कैसे होते हैं? चलायमान होते हैं कि स्थिर होते हैं? चलायमान होते हैं, चंचल प्रकृति के लोग होते हैं, है ना। ठहरना नहीं पसंद है, एक जगह टिक नहीं सकते हैं। उसके बाद शूद्र वर्ण की राशि है ना। मेहनत प्रिय होते हैं, परिश्रम प्रिय होते हैं, अपने काम को खूब मेहनत से करते हैं। और क्या है? वायु तत्व वाली है, वही चंचलता है, चलायमानता है, हवा की तरह बहने वाले लोग हैं। क्रूर स्वभाव है। अब क्रूर स्वभाव कैसा होता है ये समझें, ठीक है। क्रूर शब्द आपको ज्योतिष में 2-4 बार सुनने को मिलेगा। ज़्यादा सुनने को मिलता है शुभ और पाप,
क्या शब्द सुनने को मिलेंगे? दो, शुभ और पाप। या तो राशियां शुभ होती है या पाप होती है, पापी होती है। या तो ग्रह शुभ होते हैं या पापी होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो नेचर होते हैं। एक नेचर होता है क्रूर। बताइए, किसी को पता है कि क्रूर ग्रह कौन सा है? अनुराधा जी बताएंगे कौन सा ग्रह क्रूर है? सूर्य। हाँ, सूर्य क्रूर है। सूर्य पापी नहीं है ना, शुभ भी नहीं है, क्रूर है। क्रूर कैसे होता है? क्रूर होता है राजा, है ना। भाई राजा बहुत शांत हो जाए, बहुत शुभ हो जाए तो लोग उसे सीरियसली लेंगे, है ना। टीम लीडर, एचआर, बॉस यदि बहुत सरल और सौम्य हो जाए तो नीचे के लोग काम ही नहीं करेंगे। और ये चीज़ हमारे साथ भी होती थी। जब हम कोई अनुष्ठान करते थे, कोई पूजा का कर्म कराते थे और हमारे साथ 3-4 लोग, जब हमारे सहायक, हमारे मित्र मिलकर के जब कार्य करते थे तो हमें क्रूर होना पड़ता था, है ना। अगर हम बहुत सौम्य हो गए तो काम नहीं होता। इसीलिए क्रूर का अर्थ पापी नहीं होता है, क्रूर का अर्थ गलत नहीं होता। क्रूर का अर्थ होता है स्ट्रिक्ट होना। उतना स्ट्रिक्ट होना, उतना कठिन होना, उतना कठोर होना जितने की आवश्यकता है। आवश्यकता के अनुरूप कठोरता रखना, ये क्रूरता है। तो तुला राशि के जातक क्रूर होते हैं किस चीज़ में? अपने काम में। अपने काम को लेकर के वो किसी चीज़ को नहीं देखते। जब उन्हें कोई कार्य करना है या जब उन्हें कोई कार्य नहीं करना है तो दोनों चीज़ों में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। और क्या है? शीर्षोदयी राशि है, इसे भी समझाएंगे, कल समझाएंगे शीर्षोदयी पृष्ठोदयी कैसे देखते हैं। ओके, चलिए, इसका स्वभाव कैसा है? इसका स्वभाव है ज्ञान प्रिय। तुला राशि कैसी होती है? ज्ञान प्रिय होती है। मतलब जहां से सीखने को मिले, ये उस जगह को, उस व्यक्ति को, उस स्थान को लेकर के हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं, क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु प्रकृति के लोग होते हैं। ज्ञान को प्राप्त करने में हमेशा इनकी जिज्ञासा बनी रहती है। और क्या है? राजनीतिज्ञ किस्म के लोग होते हैं। राजनीतिज्ञ कैसे होते हैं लोग? कोई बताएगा? संदीप जी बताएंगे कैसे होते हैं राजनीतिज्ञ लोग। संदीप जी सुन रहे हैं? आपको माइक ऑन करना पड़ेगा अपना। हाँ, नहीं, हम जानना चाह रहे हैं राजनीति क्या होती है। राजनीतिज्ञ कौन होगा जो राजनीति किसे कहते हैं? ओके, ठीक है, अच्छा जवाब है। और ये फैक्चुअल जवाब तो यही है कि राज करने के लिए जो नीति बनाई जाए वो राजनीति है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर राजनीतिज्ञ उसे बोलते हैं। दो पक्ष आए, दो पक्षों में से एक गलत है, एक सही है, ठीक है। न्यायाधीश वो है, न्यायप्रिय वो है जो गलत को गलत कह दे, सही को सही कह दे, ठीक है। राजनीतिज्ञ वो है जो दोनों को सही कहे और दोनों को सेटिस्फाई करके भेज दे कि तुम दोनों सही हो, ठीक है। राजनीतिज्ञ वो है। राजनीतिज्ञ कहते हैं डिप्लोमेट को, राजनीतिक बोलते ना। हमारे देश में से जो दूसरे देश में जो लोग जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? राजदूत बोलते हैं। राजनीति के वो दूत हैं। तो उनका कार्य क्या होता है? डिप्लोमेटिक वार्ता क्या होती है कि आप बुरे से बुरी बात कह दो पर सामने वाले को बुरा ना लगे।
दो पक्षों के बीच में भारत कितना बड़ा डिप्लोमेट है, समझिए। रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी उससे यूक्रेन वाले से भी मिल के आए, अब रशिया वाले से भी मिले, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगली जनवरी में यूक्रेन वाला भी आएगा, और दोनों खुश हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं है। तो राजनीतिज्ञ व्यक्ति वो होता है जो किसी से बैर ना करे, सबके साथ बना करके रखे, देते हैं किसी को कुछ नहीं है, लेकिन संबंध इनके सबसे अच्छे रहते हैं। तो कैसे होते हैं तुला राशि के जातक? किसी से बिगाड़ते नहीं हैं, सबके साथ बना के रखते हैं। और क्या है, विचारशील होते हैं, डम्ब प्रकृति के लोग नहीं होते, विचारवान लोग होते हैं, विवेकी लोग होते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले, कोई निर्णय लेने से पहले विचार करते हैं। और क्या है, कार्य संपादक होते हैं, एग्जीक्यूटर होते हैं, सिर्फ सोचते नहीं हैं। हमने कहा कि विचारवान होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली विचार विचार करते हैं, एग्जीक्यूट भी करते हैं, उसे संपादित भी करते हैं, उसे धरातल पे भी उतारते हैं। जिस कार्य को, जिस विचार को ये सोचते हैं, उस पर काम भी करते हैं। ऐसे तुला राशि के जातक होते हैं। इसके द्वारा नाभि से नीचे के पेट का विचार किया जाता है, समझ रहे हैं? नाभि से नीचे के पेट का विचार किया जाता है, नाभि से नीचे के अंगों का विचार किया जाता है। नेक्स्ट बढ़े, किसी का कोई प्रश्न है? सेतु जी ने हैंड रेज किया था शायद बीच में, यदि आपको कोई प्रश्न है लीजिए आप। ठीक है, देखिए राशि बिल्कुल अलग एंटिटी है, मतलब राशि बिल्कुल अलग चीज है, ग्रह बिल्कुल अलग चीज है, समझ रहे हैं? और दो राशियां, आप देखिए, आपने पहले दिन अगर ध्यान दिया हो तो हमने कहा था कि आकाश को 12 हिस्सों में बांट दिया तो राशियां बन जाती हैं, ठीक है। और हमने शायद आज ये भी कहा था कि हमको इंटरेस्टिंग बात बताएंगे, कहा था, ठीक है, तो बताते हैं। अभी आपने पूछ लिया तो अभी बता देते हैं। हमने आकाश को 12 हिस्सों में बांटा। पूर्व की दिशा में हमारी मेष राशि है ना, उसके बिल्कुल बगल में वृष है, उसके बगल में मिथुन है, उसके बगल में कर्क है, फिर सिंह है, फिर कन्या है, फिर तुला है, फिर वृश्चिक है। अब मुझे बताइए, मेष के बाद वृष थी 30 डिग्री, फिर मिथुन कन्या, मिथुन कर्क सिंह 30 90 डिग्री 90 डिग्री हिस्सा कवर करने के बाद फिर आती है तुला। बिल्कुल दो कोने हो गए ना आकाश के। शुक्र इसे भी रूल कर रहा है, इस पार्ट को भी रूल कर रहा है, और इस पार्ट को भी रूल कर रहा है। तो आपको लगता है कि आकाश में इतनी दूरी पर सेम तरह की एनर्जी होगी? नहीं होगी, बिल्कुल अलग हो गई होगी, बिल्कुल। और शुक्र जो ग्रह है वो दोनों को रूल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों तरह की एनर्जीज तो अलग हैं, लेकिन उन एनर्जी में भी कुछ ऐसा सिमिलर है दोनों में जो शुक्र से मिलता है, समझ गए? शुक्र में और इन दोनों राशियों में कुछ सिमिलैरिटी है, जिसके कारण ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बस इतना ही संबंध है इनका। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? कई लोगों, जो लोग थोड़ा सा ज्योतिष जानते हैं, उनके मन में संदेह हो सकता है कि क्या थोड़ा सा ही कनेक्शन है? हमने तो सुना था मालिक है, हमने तो सुना है कि सिंह मालिक होता है, सिंह का मालिक होता है सूर्य, तो मालिक है। तो अभी आपको विचार होगा
अभी नए लोगों को तो नहीं पता, लेकिन जो लोग जानते हैं वो समझेंगे, और जो नहीं जानते उनके लिए भी एक नई जानकारी है। सूर्य जितना अच्छा प्रभाव सिंह में देता है ना, उससे 10 गुना अच्छा प्रभाव मेष में देता है। ऐसा ही है अखिल जी, समझ रहे? क्यों देता है बताएंगे क्यों? मेष में हाँ हाँ, सूर्य अपनी राशि में तो अपने घर में बैठा है, लेकिन जब वो मेष में बैठता है तो उच्च का हो जाता है। समझ रहे हैं? तो नेचर की बात है कि कौन सा ग्रह किस राशि से किस तरह से सिमिलर है, किस तरह से वो नेचर उसके साथ शेयर कर रहा है, क्या उसके वहाँ नेगेटिव्स हैं, क्या उसके वहाँ पॉजिटिव्स हैं। वही सूर्य जब तुला में जाकर के बैठता है, शुक्र की राशि में जाकर के बैठता है, तो सबसे बुरा प्रभाव देता है, क्योंकि वहाँ पर वो नीच स्थिति में हो जाता है। आपने सुना होगा उच्च का ग्रह, नीच का ग्रह, है ना, वो सब समझाएंगे। तो हमारा जो प्रश्न था उस प्रश्न में आते वापस से, आपने कहा कि सूर्य क्रूर है फिर तुला क्रूर है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि राशियां बिल्कुल इंडिविजुअल चीज़ें हैं, राशियां बिल्कुल इंडिविजुअल, इनके अपने स्वभाव है, इनके अपने नेचर है, और यही कारण है कि आप बिना किसी के ग्रह को जाने, अभी तो मैंने खुद अपने इंस्टाग्राम चैनल पर, अकाउंट पर 2026 का राशिफल किया, उसमें हमने ये तो पूछा ही नहीं किसी से कि आपके ग्रह कहाँ हैं, है ना, आपके ग्रह कहाँ प्लेस्ड है। राशि अपने आप में इतनी कैपेसिटी रखती है, इतना प्रभाव रखती है व्यक्ति के जीवन पर। केवल राशि भी आपके जीवन के निर्णयों को, आपके जीवन की, आपके भविष्य को, आपके वर्तमान को निर्धारित करती है, आपके ऊपर इतना प्रभाव डालती है। तो इसलिए राशि अपने आप में एक एंटिटी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने तुला के बारे में बात करी है ना जी। अनुराधा जी, आपका माइक ऑफ है। हाँ जी, हाँ, चंद्र राशि, जिस राशि में चंद्रमा बैठा है, ठीक है। हाँ। यद्यपि लग्न, आप दोनों को, अगर आप, मेरा सुझाव ये है कि जब आप राशिफल सुनते हैं तो लग्नेश का भी सुन लिया करें, है ना, दोनों को मिक्स कर लो। आपको तो मिक्स करना आता है, अच्छे ज्योतिषी तो वही है जो मिक्स कर ले, है ना, दोनों को मिला लो आपस में, दोनों का सटीक बैठेगा आपके ऊपर। जिसकी कुंडली ना हो वो हस्तरेखा से देखे, प्रश्न कुंडली से देखे, है ना, नाम राशि से देख ले। तो हम लोग बढ़ते हैं वृश्चिक पर। वृश्चिक का स्वामी कौन है बताइए? वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। गर्वित जी मंगल ही है, ठीक है। ये उत्तर दिशा की स्वामिनी है, ये नॉर्थ को रूल करती है, और ये पुरुष है कि स्त्री है बताइए, फटाफट बताते रहे, पुरुष है कि स्त्री है? स्त्री राशि होगी, ठीक है। इसका वर्ण कैसा होता है? इसमें तो लिखा है शुभ वर्ण होता है, लेकिन मेरे हिसाब से डार्क रेड होता है इसका, ठीक है, डार्क रेड, मरून बोलते हैं जिसे हम। वृश्चिक राशि डार्क रेड होती है, ब्राउन के आसपास चली जाती है। उसके बाद इसकी कफ प्रकृति है, जलीय प्रकृति है, और इसका ब्राह्मण वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण की राशि है। ब्राह्मण वर्ण कैसा होता है? मैंने बताया था, ब्राह्मण वर्ण से हम क्या समझते हैं? जो लोग
हाँ, जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो भी बोल रहे हैं कृपया, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। संदीप जी हैं और हाँ, बाकी लोग जो भी हैं जुड़े हुए वो लोग भी बताएं। तो ये ब्राह्मण वर्ण की राशि है, तो ब्राह्मण, हाँ आपने बताया ज्ञानी, ज्ञान प्रिय लोग होते हैं जी। हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आई। काम होते हैं, शांत होते हैं, पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी रखते हैं, है ना, धार्मिक कार्यों में दिलचस्पी रखते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, ठीक है, पढ़ने लिखने में, अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, डिवाइन नेचर होता है, शांत रहते हैं जैसा आपने बताया। तो वृश्चिक राशि का जो स्वभाव है, जो मूल स्वभाव है, वो कैसा है? शांत रहना, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना, विचारशील बातें करना, इंटेलेक्चुअल बातें करना, इंटेलेक्चुअल लोगों में बैठना, ठीक है। तो ये सारा इसका मूल स्वभाव है। स्वभाव और प्रभाव में अंतर जानते हैं आप, क्या होता है? नहीं जानते। जल का स्वभाव होता है ठंडा होना। जल का स्वभाव क्या है? ठंडा होना। जल को जब भी आप डिग्री देंगे, डिग्री तो समझते होंगे ना, उपाधि, जल की डिग्री आप बढ़ाएंगे तो गर्म हो जाएगा। तो गर्म होना उसको स्वभाव नहीं है, वो प्रभाव है, अग्नि का प्रभाव है उसके ऊपर कि वो गर्म हो गया। स्वभाव में कैसे आता है? आप उसे उतार करके थोड़ी देर रख दीजिए तो कैसा हो जाएगा? वापस से ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब उसका स्वभाव है। वैसे ही आप जल को फ्रिज में रख दीजिए तो -डिग्री में चला जाएगा, जम जाएगा। तो जमना भी उसका स्वभाव नहीं है, जमना भी प्रभाव है। वापस से निकाल करके नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दीजिए, फिर से वापस से ठंडा हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? राशियों की जो बातें हम कर रहे हैं वो उनका स्वभाव है, ठीक है। जैसे इन पे ग्रहों का प्रभाव आता है, स्थितियों का प्रभाव आता है, तो इनके नेचर में चेंज आते हैं, ठीक है, लेकिन ये इनका मूल स्वभाव है। अच्छा, ये भी है कि व्यक्ति का, एक बड़ी कहावत है जो हमने बचपन में सुनी थी और बार बार सुनी है, कि व्यक्ति का मूल स्वभाव कभी नहीं बदलता। जो व्यक्ति का मूल स्वभाव होता है वो कभी चेंज नहीं होता। बाहर से वो बहुत सारी चीज़ें चेंज कर लेता है, लेकिन जब भी वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा तो वो अपने मूल स्वभाव में जिएगा, ठीक है। ओके, तो वृश्चिक राशि की हम लोग बात कर रहे थे, ब्राह्मण वर्ण की है, उत्तर दिशा की स्वामिनी है। इसका स्वभाव कैसा है? इसका स्वभाव है स्पष्टवादी। एक दिन हमने पहले भी बात करी थी ना वृश्चिक पर, जब हम लोग, हाँ जी बोलिए। ठीक है, तो हमने बात करी थी वृश्चिक पर, और वृश्चिक के बारे में हमने ये बात कही थी कि वृश्चिक राशि के जातक स्पष्टवादी होते हैं, क्लियर कट होते हैं। जो बोलना है स्पष्ट बोलना है, मुंह पर बोलना है, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, क्लियर बोलते हैं। और क्या है? निर्मल होते हैं। निर्मल से समझते हैं आप क्या होता है? ये मन में नहीं रखते, तुरंत डिलीवर करते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं जो इंटरेस्ट के साथ डिलीवर करते हैं। हमारे एक भैया हैं, वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गलती करे ना, कोई व्यक्ति आपके साथ शरारत करे, आपके साथ बुद्धिमानी दिखाए, तो तब प्रतिक्रिया मत करो, रिस्पॉन्ड मत करो। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल गुजरने दो पहले। जब वो भूल जाए